12 अगस्त 2025 को इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की तलाश में एक चौराहे पर खड़ा है जो अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में गहराई से उलझा हुआ है। सालों से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंपोर्टेड ऑयल पर निर्भर करती थी, जिससे यह मार्केट की अस्थिरता और जियोपॉलिटिकल बदलावों के लिए वल्नरेबल हो गया है, खासकर जब से रशिया एक डोमिनेंट सप्लायर बन गया है। 2025 की शुरुआत तक रशिया इंडिया के क्रूड ऑयल का लगभग 35-28% सप्लाई करता है, जो इकोनॉमिक लॉजिक और इंडियन रिफाइनरियों के साथ टेक्निकल कंपैटिबिलिटी के कारण एक ड्रामेटिक शिफ्ट है। लेकिन बढ़ते एक्सटर्नल प्रेशर, खासकर यूएसए के साथ इंडिया को मुश्किल चॉइसेस का सामना करना पड़ रहा है। एनर्जी डील्स अब सैंक्शन, टैरिफ और शिफ्टिंग अलायंस से बंधी हुई हैं। देश की स्ट्रेटजी इवॉल्व हो रही है, फॉसिल फ्यूल सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे रिन्यूएबल्स को तेज करना। अभी ले गए डिसीजन इंडिया के इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फ्यूचर को शेप देंगे, ये टेस्ट करते हुए कि क्या सच्ची एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव की जा सकती है। रशियन ऑयल इंपोर्ट्स में इंडिया की बढ़ोतरी एक कैलकुलेटेड मूव थी, जो 2022 के जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के बाद गहरे डिस्काउंट्स से प्रेरित थी। अपने पीक पर डिस्काउंट्स 15,020 प्रति बैरल तक पहुंच गए, जिससे इंडिया को अरबों की बचत हुई और ग्लोबल प्राइस स्पाइक से इकोनॉमी को बचाया गया। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और इंडियन रिफाइनरियों के साथ रशियन यूराल क्रूड का टेक्निकल फिट इस रिलेशनशिप को सिर्फ अवसरवादी से कहीं अधिक बना दिया, यह स्ट्रक्चरल हो गया। यूराल की प्रॉपर्टीज ने इंडियन रिफाइनरियों को डीजल और जेट फ्यूल जैसे हाई डिमांड प्रोडक्ट्स की यील्ड को मैक्सिमाइज करने की अनुमति दी, जिससे अल्टरनेटिव्स कम अट्रैक्टिव हो गए। यह तिहरा फायदा लागत, सुरक्षा और एफिशिएंसी ने रशिया को इंडिया का टॉप सप्लायर बना दिया, लेकिन इंडिया को नए जियोपॉलिटिकल रिस्क भी दिए। जैसे जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स बदली, रशियन ऑयल पर इंडिया की निर्भरता को जल्द ही एक मुश्किल रीअसेसमेंट की जरूरत होगी। 2025 की गर्मियों में यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर भारी टैरिफ लगाए, इंडिया की लगातार रशियन ऑयल परचेजेस को टारगेट करते हुए। यह सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर नहीं था, यह इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक सीधा चैलेंज था, जो मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच एक चॉइस को फोर्स कर रहा था। टैरिफ ने प्रमुख इंडियन इंडस्ट्रीज को हिट किया, जॉब्स और एक्सपोर्ट रेवेन्यू को खतरे में डाल दिया और एक साफ मैसेज भेजा, सस्ता रशियन ऑयल अब कहीं और भारी कीमत पर मिल रहा था। इस बीच रशियन डिस्काउंट्स सिर्फ $5 प्रति बैरल तक सिकुड़ गए, जिससे ओरिजिनल इंसेंटिव खत्म हो गया। रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन बदल गई थी, जिससे इंडियन पॉलिसी मेकर्स को रशिया के साथ अपने एनर्जी टाइज पर तुरंत फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणाम मुक्त डिस्काउंटेड ऑयल का युग खत्म हो गया था। इंडिया को अब एक जटिल जियोपॉलिटिकल दुविधा का सामना करना पड़ रहा था। सरकार को व्यापक इकोनॉमिक फॉलआउट के मुकाबले ऑयल सेविंग्स का वजन करना पड़ा, जिसमें दाम पहले से कहीं ज्यादा थे। दबाव में इंडिया के सरकारी रिफाइनरों ने अगस्त 2025 में रशियन क्रूड की नई स्पॉट परचेजेस पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की। मौजूदा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जारी रहे, लेकिन इस कदम ने एक स्ट्रेटेजिक पॉज का संकेत दिया। यूएस के साथ तनाव को कम करने का एक प्रयास बिना रशिया को अलग किए। रिफाइनरों ने तुरंत मिडिल ईस्ट, वेस्ट अफ्रीका और यूएस में अल्टरनेटिव्स की तलाश की। इंडिया के एनर्जी सेक्टर की एजिलिटी और रेजिलियंस का टेस्ट किया। ग्लोबल ऑयल मार्केट ने इस बदलाव को आसानी से अब्सॉर्ब कर लिया। कीमतों में गिरावट भी आई, जो इंडिया की डाइवर्सिफाई करने की क्षमता में कॉन्फिडेंस का सुझाव देती है। इस एपिसोड ने इंडिया की सप्लाई चेन्स की फ्लेक्सिबिलिटी और वल्नरेबिलिटी दोनों को उजागर किया। ये पॉज एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट था, एक नई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए समय खरीदना। इसने साबित किया कि डाइवर्सिफिकेशन, हालांकि चुनौतीपूर्ण, बिना बड़े मार्केट डिस्टर्बेंस के संभव था। रशियन ऑयल से दूर जाना एक भारी इकोनॉमिक कॉस्ट पर आता है। संभावित रूप से इंडिया के एनुअल इंपोर्ट बिल में 12 बिलियन जोड़ना। रशियन डिस्काउंट्स के बिना सरकार को मुश्किल चॉइसेस का सामना करना पड़ता है। कंज्यूमर्स को हायर कॉस्ट देना, इन्फ्लेशन का जोखिम उठाना
या नुकसान अब्सॉर्ब करना और पब्लिक फाइनेंस पर दबाव डालना। टेक्निकली कई इंडियन रिफाइनरियां यूराल क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। ग्रेड स्विच करने के लिए महंगी रिकैलिब्रेशन की जरूरत होती है और आउटपुट में बाधा आ सकती है। अल्टरनेटिव क्रूड्स कम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, जिससे रिफाइनरी मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। ट्रांजिशन सिर्फ कीमत के बारे में नहीं है, यह ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, सप्लाई डिस्टर्बेंस और पूरे सेक्टर के लिए फाइनेंशियल पेनल्टी के बारे में है। ये हर्डल्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वास्तविक दुनिया की लागतों को उजागर करते हैं। इंडिया का एनर्जी पिवट जितना जियोपॉलिटिकल है, उतना ही टेक्निकल चैलेंज भी है। इंडिया की रिफाइनरियां, जो रशियन क्रूड के लिए फाइन ट्यून की गई हैं, अब बड़े ऑपरेशनल उथल पुथल का सामना कर रही हैं। महंगे, कम कंपैटिबल क्रूड्स पर स्विच करने से ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कम हो जाता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। यूराल की प्रॉपर्टीज की नकल करने के लिए जटिल ब्लेंडिंग और री इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, लेकिन एफिशिएंसी और आउटपुट अक्सर खराब हो जाते हैं। ये छिपी हुई लागतें, कम यील्ड, हायर एनर्जी यूज, तेज इक्विपमेंट वियर जल्दी से जुड़ जाती हैं। रिफाइनरी चैलेंज पॉलिसी शिफ्ट्स को इंडस्ट्रियल रियलिटी में बदलने की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को दर्शाता है। इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को झेलने के लिए रिफाइनरी लेवल पर अनुकूलन और इनोवेशन महत्वपूर्ण होगा। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बोल्ड, मल्टी प्रोंगड स्ट्रेटजी के साथ जवाब दे रहा है। सरकार तेजी से ऑयल और गैस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रही है। किसी एक सोर्स पर निर्भरता कम करने के लिए 40 से अधिक सप्लायर देशों को टारगेट कर रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक नया जोर है, नए एक्सप्लोरेशन एरिया खोलना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करना। सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट रिन्यूएबल्स की ओर है। इंडिया का लक्ष्य 2030 तक 500 GWh नॉन फॉसिल कैपेसिटी का है, जिसमें सोलर और विंड पहले से ही स्थापित बिजली का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और विस्तारित न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं स्वच्छ, आत्मनिर्भर एनर्जी के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन का संकेत देती हैं। ये पहले एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जो इंडिया को ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप में निर्भरता से नेतृत्व की ओर ले जाती है। स्ट्रेटजी महत्वाकांक्षी है, लेकिन सच्ची एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए आवश्यक है। यूएस का दबाव इंडिया को अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप्स को रिकैलिब्रेट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ब्रिक्स जैसे गैर पश्चिमी ब्लॉकों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। इंडिया वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों का विकास कर रहा है, जैसे ब्रिक्स पे, ताकि पश्चिमी प्रतिबंधों और डॉलर के प्रभुत्व के प्रति एक्सपोजर कम हो सके। इस बदलाव में मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ ऊर्जा और व्यापार संबंधों को गहरा करना और यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे भागीदारों के साथ व्यापार समझौतों को तेजी से ट्रैक करना शामिल है। व्यापार युद्ध भारतीय एमएसएमई को निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए भी प्रेरित कर रहा है, जिससे उत्तरी अमेरिका और यूरोप से परे लचीलापन बन रहा है। इंडिया खुद को बदलती ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है। चीन +1 स्ट्रेटजी का लाभ उठा रहा है। क्वाड और ब्रिक्स के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए इंडिया सच्ची स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अभ्यास कर रहा है। वर्तमान संकट एक अधिक फुर्तीली, विश्व स्तर पर एकीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहा है। एनर्जी सेल्फ रिलायंस के लिए इंडिया की यात्रा लंबी और जटिल है, जो इकोनॉमिक, टेक्निकल और डिप्लोमेटिक चुनौतियों से चिह्नित है। रशियन ऑयल पर संकट ने सुधारों में तेजी लाई है। डाइवर्सिफिकेशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और रिन्यूएबल्स में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है। सोलर और विंड में इंडिया की तेजी से वृद्धि और ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती हैं। डिप्लोमेटिक एजिलिटी और नए गठबंधन विश्व मंच पर इंडिया की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि रास्ता मुश्किल है, देश एक सुरक्षित, सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की ओर उद्देश्य के साथ बढ़ रहा है। रशियन ऑयल पर निर्भरता सिर्फ एक अध्याय था। अब इंडिया इनोवेशन और रेजिलियंस की एक नई कहानी लिख रहा है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सपना
सच्ची एनर्जी इंडिपेंडेंस पहले से कहीं ज्यादा करीब है।